हेलो दोस्तों। आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जो अभी फर्टिलाइजर को लेके रिसेंटली कुछ क्लैशेस हो रहे हैं। आपने कई बार न्यूज़पेपर में भी देखा होगा और सुना भी होगा कि स्पेशली यूरिया फर्टिलाइजर हो गया या फिर डीएपी हो गया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये जो फर्टिलाइजर है उनको लेके अभी काफी शॉर्टेज चल रही है। और हम फर्टिलाइजर को इंपोर्ट भी करते हैं, स्पेशली चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं। तो चाइना से इस बारे में जो भी मोदी जी मिले हैं तो बॉर्डर से रिलेटेड भी इसमें बातचीत हो रही है, और जो फर्टिलाइजर का इंपोर्ट है उसका जो सप्लाई चेन है उसको इम्प्रूव करने को लेकर भी अभी बातचीत चल रही है। ठीक है, तो अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ गई और अचानक से शॉर्टेज कैसे आ गई, उन सारी चीजों को बेसिकली हम इस स्पेसिफिक आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं जो भी न्यूज़पेपर में आया था रिसेंटली। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें आप जैसे आर्टिकल में देख सकते हैं स्क्रैम्बल फॉर फर्टिलाइजर। तो स्क्रैम्बल फॉर फर्टिलाइजर्स का क्या मतलब है कि अभी फर्टिलाइजर को लेके जो क्लैशेस चल रहे हैं, या मतलब हम कह सकते हैं कि जो संघर्ष चल रहा है उसकी शॉर्टेज को लेके फार्मर्स के बीच में। और आपने देखा होगा बहुत सारी लंबी लंबी कतार में, लंबी लाइंस में वो खड़े हैं फर्टिलाइजर के लिए। और इस टाइम पे क्या, कई बार आपने सुना होगा कि ब्लैक मार्केटिंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, मतलब एक आर्टिफिशियल कमी भी क्रिएट हो जाती है, आर्टिफिशियल शॉर्टेज, क्योंकि वो क्या करते हैं फार्मर्स की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा फर्टिलाइजर स्टोर कर लेते हैं, स्टॉक में रख लेते हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम अभी काफी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब ये क्या है, इस आर्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि मॉनसून जो है ज्यादातर जगह, मतलब 2025 का जो हमारा मॉनसून है वो काफी अच्छा रहा है, और मैक्सिमम जगह, मतलब जितनी नॉर्मल मॉनसून रहता है उससे ज्यादा ही बारिश जगह जगह हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, जैसे कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड 33 आउट ऑफ, मतलब 36 जो सब डिविजन है उसमें से 33 डिविजन है, वहां पे सब डिविजन में अच्छी बारिश हमें देखने को मिली है, नॉर्मल रेनफॉल। ठीक है, और 6.1% अबव नॉर्मल, नॉर्मल जितना रहता है उससे 6% ज्यादा ही रेनफॉल हमें देखने को मिला है। पर डेफिशिएंट कौन कौन सी जगह पे, जैसे बिहार, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, जैसे हम मैप को भी देखें अगर इंडिया का, इस प्रकार के जैसे रहते हैं ना, तो उसमें हम मैप बना लेते हैं तो हमको थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, तो जैसे बिहार हो गया, है ना, और असम मेघालय वाला हो गया, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे थोड़ा सा डेफिशिएंट हमें देखने को मिल रहा है। जो नॉर्मल रेनफॉल रहती है उससे थोड़ा कम रेनफॉल देखने को मिला है। बाकी जितने भी सब डिविजन है वहां पे नॉर्मल या उससे ज्यादा रेनफॉल मिला है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब रेनफॉल ज्यादा होता है तो फार्मर्स कौन सी क्रॉप की तरफ जाते हैं जिससे उनको फायदा हो, है ना। और फायदे के साथ साथ जो रेनफॉल, जो क्योंकि मतलब ऐसी क्रॉप्स जो ज्यादा पानी मांगती है ना। तो अब जैसे उसमें कौन कौन सी हो गई, जैसे राइस हो गई, राइस में वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। मेज हो गया, यानी मक्का, है ना। तो ये जो क्रॉप्स होती है इसमें पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो यदि बारिश ज्यादा होगी तो वो जैसे हमारे एक्वीफर्स हो गए या फिर जो ग्राउंड वाटर है उसमें भी पानी का जो स्टोरेज है वो इजीली वो कर सकते हैं, और फ्यूचर में मतलब क्रॉप्स के प्रोडक्शन में इसका यूज ले सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है ना, इससे क्या हुआ कि खरीफ एक्रेज एक्सपेंशन, क्योंकि पानी ज्यादा, बारिश ज्यादा हुई तो खरीफ क्रॉप्स जो है उनका जो एरिया है उसका एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, जैसे राइस है, उसका आप देख सकते हैं कि पहले 2024 में 390.8 हेक्टेयर था, तो 390.8 लाख हेक्टेयर था, अब वो 420.4 लाख हेक्टेयर हो गया। मतलब 7.6% बढ़ गया। वैसे ही जो मेज है वो 11.7% इंक्रीज हो गया। ठीक है, और पल्सेस और सोयाबीन है उनका एकरेज रिलेटिवली लोअर। अब ये क्यों हुआ ये भी हम देखेंगे अभी, क्योंकि क्या होता है पल्सेस और जो सोयाबीन है इसमें जो मतलब जो ये जो क्रॉप्स होती है ये भी खरीफ क्रॉप्स है, पर इससे जो आउटपुट है, जो फार्मर्स को जो आउटपुट है वो इतना ज्यादा नहीं मिलता है जितना राइस और मेज के प्रोडक्शन करने पे, उनको ग्रो करने पे उनको मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए वो फार्मर्स क्या प्रेफर करेंगे, राइस और मेज को ही प्रेफर करेंगे, है ना, क्योंकि इससे उनको फायदा ज्यादा हो रहा है। अब पल्सेज और सोयाबीन जो है उनका एरिया रिलेटिवली कम हो गया, जबकि ये क्या है, अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स होती है, मतलब दो टाइप की क्रॉप्स होती है। एक तो जैसे राइस वाली, और ये जो क्रॉप्स होगी इसमें हमको यूरिया वगैरह फर्टिलाइजर ज्यादा देना पड़ता है, जबकि पल्सेस और सोयाबीन ये इस प्रकार की क्रॉप्स होती है जिसमें हमें फर्टिलाइजर इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके कंपैरेटिवली 3 गुना कम फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है पल्सेस और सोयाबीन में, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स होती है। ओके,
अब फर्टिलाइजर की डिमांड क्यों बढ़ गई? गुड रेन्स प्लस हाई सोइंग, मतलब इसको ज्यादा बोया गया इन क्रॉप्स को, तो स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर की डिमांड बढ़ गई। अब फार्मर्स बॉट मोर ऑफ ऑल मेजर फर्टिलाइजर्स। अब मेजर फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं? जैसे यूरिया हो गया, एमओपी होता है मुरेट ऑफ पोटैश, ठीक है, मुरेट ऑफ पोटैश, मतलब इसमें बेसिकली जो पोटैश होता है, जैसे आप मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन क्या होते हैं? मेजर मिनरल्स होते हैं जो क्रॉप्स को रिक्वायर्ड होते हैं। तो यूरिया में बेसिकली क्या होता है? अमोनिया, अमोनिया मतलब नाइट्रोजन रहता है यूरिया में। मोरेट ऑफ पोटैश में क्या होगा? पोटेशियम रहेगा, ठीक है। और सिंगल सुपर फॉस्फेट में क्या रहता है? फॉस्फोरस। एनपीके कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों रहते हैं, ठीक है। अब डीएपी की सेल्स, इसमें क्या अब एक्सेप्शन क्या देखने को मिल रहा है कि डीएपी की सेल है वो घट गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नॉर्मली जो गवर्नमेंट है उनके पास में डीएपी का जो स्टॉक है वो नॉर्मली कम रहता है, ठीक है। तो फार्मर्स ऑलरेडी उन्होंने क्या सोचा कि ठीक है भाई, इसका स्टॉक कम रहता है तो हम इनको सब्सटीट्यूट करते हैं। तो फार्मर्स ने किससे सब्सटीट्यूट किया? अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया, या 20:20:2, मतलब ये कॉम्प्लेक्स हो गया, एनपीके कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स वाला फर्टिलाइजर हो गया, तो उससे उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया, ओके। अब फर्टिलाइजर का कंजप्शन पैटर्न क्या होता है कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, मतलब इनको कहाँ कहाँ कब कब अप्लाई किया जाता है? तो जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उनको सोइंग के टाइम पे, मतलब जब जो क्रॉप्स होती है उनको जब बोया जाता है उस टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की। क्यों? क्योंकि रूट के नरिशमेंट के, रूट के एस्टेब्लिशमेंट और अर्ली ग्रोथ के लिए जो हमारा फॉस्फोरस है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मेजर मिनरल्स होते हैं ना, उसमें फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट अर्ली ग्रोथ के लिए, रूट के डेवलपमेंट के लिए रहती है। फिर यूरिया की रिक्वायरमेंट कब होती है? मतलब यूरिया में 46% नाइट्रोजन, यूरिया इन द सेंस नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कब होती है? तो इसको स्प्लिट डोज में बेसिकली किया जाता है। जैसे राइस का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं फार्मर्स, तो उसमें स्प्लिट डोज, मतलब थोड़े थोड़े डोज में दिया जाता है। सबसे पहले 8 से 10 दिन के बाद दिया गया, फिर 25 से 30 दिन के बाद, फिर 45 से 50 दिन के बाद पोस्ट राइस ट्रांसप्लांटिंग, मतलब जब राइस की जो वो मतलब उसके रहते हैं ना ट्रांसप्लांट, मतलब सबसे पहले राइस को उसमें बोया जाता है, उसके बाद में उसकी जो ट्रांसप्लांटिंग की जाती है फील्ड में। तो उसमें क्या होता है, एक गैप के बाद में उनको यूरिया का एप्लीकेशन उस पे किया जाता है, जैसे सबसे पहले 8 से 10 दिन, जैसे इसमें टाइम बताया उस हिसाब से, ओके। फिर क्रॉप डिफर इन न्यूट्रिएंट नीड्स, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि न्यूट्रिएंट नीड्स क्रॉप्स की अलग अलग होती है। राइस और मेज हो गया, उसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उसमें मतलब 3 यूरिया के बैग्स मिनिमम चाहिए होते हैं। तो जैसे अब इसमें ये 3 जैसे टाइमिंग हो गया ना, तो एक बैग जैसे यहाँ चाहिए होगा 8-10 दिन बाद, फिर एक 25 से 30 दिन बाद चाहिए होगा, एक 45 से 50 दिन बाद चाहिए होगा। तो यूरिया के बैग हमें कितने चाहिए? मिनिमम 3 तो चाहिए। जबकि सोयाबीन और पल्सेस की हम बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स होती है, उसमें लो रिक्वायरमेंट होती है यूरिया की, उसमें एक यूरिया का बैग भी सफिशिएंट होता है, ओके। अब क्या हुआ? सप्लाई शॉर्टफॉल देखने को मिला। एक तो क्या हुआ, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इनका डिक्रीज हो गया। जैसे आप देख सकते हैं यूरिया का प्रोडक्शन, डैप और कॉम्प्लेक्सेस, सिंगल सुपर फॉस्फेट और कॉम्प्लेक्सेस, इनका प्रोडक्शन तो बढ़ा है, पर यूरिया और डीएपी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, जबकि यही दोनों मेन मतलब रहते हैं फर्टिलाइजर्स जिनकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है क्रॉप्स को। फिर इंपोर्ट भी गिर गया। इंपोर्ट क्यों गिर गया? क्योंकि सप्लाई स्क्वीज बाय चाइना। चाइना जो सप्लाई कर रहा था वो इतना, सप्लाई चेन इतनी एफिशिएंट नहीं थी, तो इसकी वजह से भी इंपोर्ट कम हो गया, ठीक है। फिर जो स्टॉक है वो भी कम हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं सबके स्टॉक लगभग कम हो गए एक्सेप्ट एसएसपी। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। फिर क्राइसिस मैनिफेस्टेशन प्री, जो एक क्या होता है कि पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने जैसे जो प्लान किया होगा उसके अकॉर्डिंग जो हमने प्लान किया होगा कि भाई हमें इतने बैग्स की रिक्वायरमेंट है, वो हम उस प्लान को अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर पाए कि भाई हमें कितने एक्चुअली, कितना हमें यूरिया चाहिए या कितना चाहिए, क्योंकि बारिश जरूरत से ज्यादा हो गई। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा हो गई, और बारिश ज्यादा हो गई तो वाटर अच्छा खासा अवेलेबल हो गया फार्मर्स के पास। और जब वाटर अच्छा खासा अवेलेबल हो गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो भाई खरीफ क्रॉप्स में राइस और मेज को ग्रो करेंगे। अब ये जो क्रॉप्स होती है इसमें फर्टिलाइजर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो उनका स्टॉक भी फार्मर्स ने ज्यादा करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल शॉर्टेज भी क्रिएट हो गया, ओके। फिर उन्होंने जैसे प्री स्टॉकिंग आउट ऑफ फियर है ना, एंड वीडियोस ऑफ सर्पेंटाइन क्यूज फॉर यूरिया वाइडली सर्कुलेटेड, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई यूरिया के लिए बहुत सारी मतलब लाइंस वगैरह आपको क्यूज देखने को मिले होंगे। तो वो यही
इसका रीजन था। ठीक है, मतलब वो फियरफुल होके उन्होंने प्री स्टॉक कर लिया। अब इससे हमें क्या पॉलिसी लेसन्स मिलते हैं कि गवर्नमेंट ने जैसे अंडर एस्टिमेट किया है डिमांड सर्च फ्रॉम राइस एंड मेज एक्सपेंशन, और एडवांस प्लानिंग की जरूरत है खरीफ और रबी दोनों क्रॉप्स के लिए, क्योंकि अब क्या रबी की क्रॉप्स को भी जब ग्रो करेंगे, जैसे वीट वगैरह को जब ग्रो करेंगे, तो उस टाइम पे भी हमें फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होने वाली है, क्योंकि इस बार वाटर अच्छा खासा अवेलेबल है, तो इनका प्रोडक्शन भी बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी। ओके। और अब इंपोर्ट जो है वो ईज हो सकता है, क्योंकि इंडिया चाइना की जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव हो गए हैं, अभी आपने देखा होगा। तो और चाइना ने ये हमें प्रॉमिस भी किया है कि भाई सप्लाई चेन अच्छी होगी, बॉर्डर पे जो क्लैशेस हो रहे हैं वो कम होंगे, और भी जो जैसे जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनकी जो सप्लाई है वो भी इम्प्रूव होगी। तो इस प्रकार से अभी हमने बातचीत की है चाइना से, तो इससे हमारे रिलेशंस कुछ इम्प्रूव हुए हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रबी क्रॉप्स को जब ग्रो करेंगे उस टाइम पे फर्टिलाइजर की जो शॉर्टेज अभी हमें देखने को मिल रही है खरीफ क्रॉप्स के टाइम पे, वो हमें देखने को ना मिले। ठीक है। और और हमें क्या जरूरत है कि बैलेंस फर्टिलाइजेशन किया जाए, मतलब एक्सेसिव जो फर्टिलाइजेशन किया जा रहा है, जैसे यूरिया का क्या 3 बैग्स की जगह उसको मतलब उसके ऑल्टरनेट को यूज कर सकते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट को यूज किया जा सकता है, जिसमें 20.5% नाइट्रोजन 23% सल्फर रहता है। ठीक है। तो उससे हमें मतलब नाइट्रोजन भी मिल गया, और सल्फर जो एक माइनर जैसे मिनरल्स रहता है, जैसे एनपीके के अलावा सल्फर होता है, आयरन होता है ना, तो सल्फर भी इससे हमें मिल जाएगा अमोनियम सल्फेट से। फिर रेस्ट्रिक्ट डीएपी यूज टू पैडी एंड व्हीट, मतलब राइस और जो व्हीट गेहूं और जो हमारा चावल है उसी के लिए हम डीएपी को यूज को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डीएपी जनरली लेस क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है। ठीक है। और कॉम्प्लेक्सेस को प्रमोट किया जा सकता है अदर क्रॉप्स के लिए। ओके। फिर ओवर रिलायंस भी इसमें कम करने की जरूरत है ऑन यूरिया एंड डीएपी, एंड बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है यूरिया प्लांट्स वगैरह है उनको जैसे जो सब्सिडी दी जाती है यूरिया सब्सिडी वगैरह, उसको भी टाइमली अगर यूरिया प्रोडक्शन जैसे कंपनीज है उनको टाइमली अवेलेबल अगर होगा ये, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी इससे इंप्रूव होगा। ओके। रिफ्लेक्ट इंटरसेक्शन ऑफ मॉनसून क्रॉप चॉइसेस फर्टिलाइजर डिमांड एंड सप्लाई चेन स्ट्रेस, तो ये चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ये इसका मतलब मैं कह सकती हूँ इस पूरे उसका क्रक्स है कि मॉनसून से क्रॉप चॉइसेस डिटरमाइन कर रहे हैं फार्मर्स, और उससे फर्टिलाइजर डिमांड भी चेंज हो रही है कि फर्टिलाइजर डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। इट इज डिसाइडेड बाय द चॉइस ऑफ क्रॉप। फिर सप्लाई चेन जो है वो भी उसी तरीके से हमें प्लान करने की जरूरत है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को प्लान करने की जरूरत है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट करने की जरूरत है। और जिससे कि जो फर्टिलाइजर है उस और मतलब जो अल्टरनेटिव जो है फर्टिलाइजर के, जैसे यूरिया के जो अल्टरनेटिव्स है वो भी इंश्योर करवाना जरूरी है कि फार्मर्स को टाइम पे अवेलेबल हो। और ये हमारे मतलब फूड सिक्योरिटी, इंपोर्ट डिपेंडेंसी, और फार्म इकोनॉमिक्स, एग्री इनपुट पॉलिसी, इन सब के लिए ये जरूरी है। जो एनर्जी डिप्लोमेसी है जो चाइना के साथ में, उसके लिए भी जरूरी है। तो ये आर्टिकल मतलब किस किस चीज से रिलेटेड है वो बेसिकली इसमें बताया है। ओके। आई होप सो ये आर्टिकल आपको क्लियर होगा। और भी इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सब्सक्राइब टू डेफिनेटली पॉजिटिव। थैंक यू।